Today we are going to learn about the mutation. Mutation is sudden, permanent, unexpected alteration in the genome of organism. Mutation सडन, परमानेंट और अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है ऑर्गेनिज्म के जीनोम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशन इज काज्ड बाय रैंडम एरर्स व्हेन द डीएनए सीक्वेंस इन द सेल्स इज डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर जब रिप्लिकेशन के थ्रू जीनोम डुप्लीकेट होता है, डीएनए सीक्वेंस डुप्लीकेट होता है, तो उसमें कुछ रैंडम एरर्स होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूटेशन इज आल्सो काज्ड बाय एक्सटर्नल म्यूटाजेंस। रिप्लिकेशन एरर के अलावा भी म्यूटेशन एक्सटर्नल म्यूटाजेंस के थ्रू भी हो सकता है, लाइक रेडिएशंस जो रेज के थ्रू होता है, और केमिकल्स के थ्रू। कुछ केमिकल्स भी हमारे डीएनए सीक्वेंस को अल्टर कर देते हैं। म्यूटेशन प्ले ए पार्ट इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग एवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द कैंसर। इसके अलावा भी म्यूटेशन दोनों ही प्रोसेस में, नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोसेस में अपना रोल प्ले कर सकता है, लाइक एवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द कैंसर। इसके अलावा हम देख सकते हैं म्यूटेशन के टाइप, जो प्रोडक्ट के बेसिस पे, मतलब म्यूटेशन किस किस तरह से हो सकता है, प्रोडक्ट को लीड कर सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रल म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन एंड साइलेंस म्यूटेशन। ये सारे पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आते हैं। एक आपको पता होगा ये सेंट्रल डोगामा ऑफ लाइफ होता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। इसी से हम यहाँ पर समझेंगे कि म्यूटेशन के प्रोडक्ट किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक के कोडॉन दिया हुआ है डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम टीटीसी, ये आरएनए बन जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एएजी। ठीक है, और ये लाइसिन को कोड करेगा। यहाँ तक ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बाद अगर इसमें एक म्यूटेशन हो जाए, जैसे टीटीसी था ना, तो टीटीसी था तो टीसीसी हो जाए, मतलब एक टी की जगह सी आ गया, अल्टर हो गया, चेंज हो गया। तो इसका जब आरएनए बनेगा तो थायमीन की जगह एडनिन आ जाएगा और साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा। पहले यहाँ पर थायमीन था तो एडनिन आ रहा था, लेकिन अभी साइटोसिन है तो ग्वानिन आ जाएगा, और दूसरा भी ग्वानिन आ जाएगा। तो अब ये कोड करेगा आर्जिनिन के लिए। तो आपको पता होगा ये लाइसिन और आर्जिनिन दोनों ही बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, एक हिस्टिडीन भी होता है। तो लाइसिन और आर्जिनिन दोनों बेसिक अमाइनो एसिड हैं, दोनों का नेचर सेम ही है, तो जिस भी प्रोटीन में जाएंगे सेम वर्क करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए ये म्यूटेशन होने के बाद भी ये म्यूटेशन न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट म्यूटेशन है नॉनसेंस म्यूटेशन। यहाँ पे सेम उसी तरह से कोडान दिए हुए हैं। मेक श्योर मैंने एक कोडान लिखा है, इसके आगे पीछे भी कोडान हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ समझने के लिए एक कोडान को ही लिया है। जैसे ACA है, यहाँ पर आरएनए बनाएगा UGU और सिस्टीन को कोड करेगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट नॉनसेंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एडनिन की जगह थायमीन आ जाएगा। ठीक है, और ये UGA को कोड करेगा, और आपको पता होगा UGA एक स्टॉप कोडान है। तो देखिए सिर्फ एक बेस के चेंज होने से पूरा कोडान चेंज हो गया, और ये सिस्टीन की जगह आप स्टॉप कोडान को कोड करने लगा। तो इसको बोलेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। जहाँ पर कोई भी प्रोसेस नॉर्मल रनिंग कर रही थी और चेंज होने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से वो कोडान जो है स्टॉप कोडान की तरह काम करने लगा, तो इस म्यूटेशन को हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। नेक्स्ट है मिससेंस म्यूटेशन। यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल फंक्शन, मतलब सेंट्रल डोगामा दिया गया सीधा डीएनए से आपका आरएनए बन रहा है, और आरएनए से आपकी प्रोटीन बन रही है सिस्टीन, मतलब ये अमाइनो एसिड बनेगा और ये इनकॉर्पोरेट होकर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब इसी की म्यूटेटेड फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पर ACA था, उसकी जगह पर ACC हो गया, मतलब एडनिन की जगह साइटोसिन आ गया। अब इसका आरएनए बनेगा तो UGG हो जाएगा आरएनए, और अब ये कोड करेगा ट्रिप्टोफैन को, मतलब पहले सिस्टीन को कोड कर रहा था। ठीक है, और अभी ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। तो दोनों अमाइनो एसिड आप देख सकते हैं एकदम अलग हैं। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, जबकि सिस्टीन अलग है।
तो ये हो जाएगा मिस सेंस म्यूटेशन, मतलब इसका सेंस ही बदल गया पूरा। ठीक है, अब ये प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होगा तो अलग ही रोल प्ले करेगा, ये अलग अपना रोल प्ले करेगा। सिस्टीन आपको पता होगा थायोस्टर बॉन्ड बनाता है प्रोटीन के अंदर। लास्ट म्यूटेशन हमारा है साइलेंट म्यूटेशन। इसका नॉर्मल प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका डीएनए रहेगा, इससे आरएनए ट्रांसक्राइब होगा और अमाइनो एसिड वेलिन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है थोड़ा, CAA की जगह पर CAT हो गया, मतलब एडनिन की जगह थाइमीन हो गया, तो इसका आरएनए बनेगा GUA। अब ये भी वेलिन को ही कोड करेगा, मतलब आप देख सकते हैं एक कोडान डीजनरेसी होता है कि एक अमाइनो एसिड एक से अधिक कोडान से कोड हो सकता है, लेकिन एक कोडान सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ये आप कोडान डीजनरेसी में पढ़ेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, मतलब GU भी वेलिन को कोड कर रहा है और GUA भी वेलिन को कोड कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोडान चेंज होने के बाद भी हमारा अमाइनो एसिड सेम ही आ रहा है, सेम ही प्रोटीन बनेगी, तो इसको साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चारों तरीके के म्यूटेशन डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हमने म्यूटाजेंस को डिस्कस किया है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं म्यूटाजेंस से। म्यूटाजेंस वो होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, तो देख लेते हैं म्यूटाजेंस के बारे में। म्यूटाजेंस दो तरीके के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस होते हैं और दूसरा इंड्यूस्ड होते हैं। इंड्यूस्ड मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, केमिकल फिजिकल, जो बाहर से आकर के जीनोम को अल्टर करते हैं और म्यूटेशन को लीड करते हैं। और पहला होता है स्पॉन्टेनियस, तो इस स्लाइड में हम स्पॉन्टेनियस को डिस्कस करेंगे, इंड्यूस को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आपके दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो सकते हैं। आल्दो रेप्लिकेशन बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस है, उसमें पूरा अगर कुछ भी मिसपेयर हो जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म से रिपेयर हो जाता है, लेकिन फिर भी रिप्लिकेशन के टाइम पर कुछ एरर हो सकते हैं, उसकी वजह से म्यूटेशन होता है। और एक होता है स्पॉन्टेनियस लेजेंस की वजह से। ठीक है, अब रिप्लिकेशन एरर में पॉइंट म्यूटेशन एक तो होगा आपका, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में होता है एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन टू पिरिमिडिन, प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन चेंज होता है, ये मैंने शार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब ट्रांजिशन में जो चेंज होगा वो प्यूरिन टू प्यूरिन होगा या फिर पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन होगा। अब आपको प्यूरिन पता होगा कि एडेनिन और ग्वानिन होता है और पिरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एडेनिन टू ग्वानिन मतलब प्यूरिन टू प्यूरिन हो गया, और साइटोसिन टू थाइमिन पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन हो गया, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, थाइमिन टू साइटोसिन या ग्वानिन टू एडेनिन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन ट्रांजिशन का अपोजिट होता है, मतलब इसमें प्यूरिन टू पिरिमिडीन होगा या फिर पिरिमिडीन टू प्यूरिन होगा। ठीक है, अब एडेनिन आपका प्यूरिन है और वो थाइमिन में कन्वर्ट हो जा रहा, तो आपका ट्रांसवर्जन हो गया, क्योंकि थाइमिन आपका पिरिमिडीन है। या फिर साइटोसिन ग्वानिन में हो गया, या फिर एडेनिन साइटोसिन में हो गया और थाइमिन ग्वानिन में हो गया। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ग्वानिन थाइमिन में, साइटोसिन एडेनिन में। अल्टीमेटली मतलब प्यूरिन पिरिमिडीन में होगा और पिरिमिडीन प्यूरिन में होगा, और प्यूरिन पिरिमिडीन आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन की। नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट। अब फ्रेम शिफ्ट भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो डिलीशन है और दूसरा अभी हम डिस्कस करेंगे। डिलीशन में क्या होता है, पूरा फ्रेम दिया हुआ है, उसमें से कोई एक बेस डिलीट हो गया, जैसे ATG था, ATG CAT GCA, ठीक है, तीन थे। अब मान लिया यहाँ पर एडनिन डिलीट हो गया, तो पहले जो कोडान ATG बनता, अब ए डिलीट होने की वजह से TGC बन जाएगा, TGC आप देख सकते हैं, और उस हिसाब से आपका फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। तो ये डिलीशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट हो गया। अब जब कोडान डिफरेंट हो जाएंगे तो प्रोटीन भी हमारे से डिफरेंट आएगा और प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगी। दूसरा एडिशन बताया था आपको। अब अगर कोई भी कोडान अगर ऐड हो गया फिर भी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, एक ऐड हो जाए, दो ऐड हो जाए। जैसे यहाँ पर पहले जो था ATG था, लेकिन यहाँ पर रेड में मैंने मैक्स और ये एडिशन और डिलीशन को शो कर रखा है। तो मान लिया यहाँ पर एडनिन ऐड हो गया, तो पहले जो ATG कोडान बन रहा था अब आपका वो AAT बनेगा,
और दूसरा आपका CAT बन रहा था, तो आपका ये दूसरा वाला GCA बनेगा। तो इस हिसाब से पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है, डिलीशन की वजह से और एडिशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर एडिशन 3 के मल्टीपल में होगा, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, डिलीशन या फिर एडिशन इस तरह से होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों चेंज हो जाएंगे तो नेक्स्ट वही फिर से फ्लो चलने लगेगा फिर से कोडान का, और 3 ऐड हो जाएंगे तो एक अलग आ जाएगा, बाकी वही फ्लो चलेगा, तो फिर ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 में हो गया, 3 का एडिशन डिलीशन हो गया, या फिर 4 का हो गया, 5 का हो गया, तो पूरी तरह से फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्पॉन्टेनियस लेजेंस। ये वाला रेप्लिकेशन एरर की वजह से दोनों था, पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट। दूसरा है स्पॉन्टेनियस लेजेंस। अब स्पॉन्टेनियस लेजेंस में पहला डीएमिनेशन हो सकता है। डीएमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपका एडेनिन से अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा, आपको पता होगा कि एडेनिन के 6 पोजीशन पे NH2 होता है। वहाँ से जब NH2 रिलीज हो जाएगा तो और कीटोन ग्रुप आ जाता है, जब NH2 रिलीज होगा तो कीटोन ग्रुप आ जाएगा, तो उसको हाइपोजेंथीन कहते हैं, ठीक है। और ग्वानिन में सेकेंड पोजीशन पे NH2 होता है और 6 पोजीशन पे ऑक्सी होता है। लेकिन जब सेकेंड पोजीशन से भी NH2 हट जाएगा और दोनों पोजीशन पे ऑक्सी या कीटोन ग्रुप होता आ जाएगा तो उसको जेंथीन कहेंगे। साइटोसिन में अगर अमाइनो ग्रुप हट जाएगा, आपको पता होगा साइटोसिन में सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सी होता है और फोर्थ पोजीशन पे अमीन ग्रुप होता है, लेकिन दोनों पोजीशन से मतलब एक पे तो ऑलरेडी ऑक्सी है ही, अगर फोर्थ पोजीशन से NH2 हट जाएगा तो यूरेसिल हो जाएगा। और एक होता है 5 मिथाइल साइटोसिन। अब यहाँ से अगर साइटोसिन से NH2 हट जाएगा तो ये थाइमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देगा हमने, एडनिन हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्वानिन जेंथीन में कन्वर्ट होगा, साइटोसिन यूरेसिल में होगा और 5 मिथाइल साइटोसिन थाइमिन में होगा। कब कन्वर्ट होगा, जब उनका अमाइनो ग्रुप डीएमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन मतलब प्यूरिन बेस का हटना, लॉस ऑफ प्यूरिन बेसेस दैट लीड टू द एप्यूरिनिक साइट। जब डीएनए सीक्वेंस में प्यूरिन बेसेस हट जाएंगे तो वहाँ पर एक साइट एप्यूरिनिक साइट क्रिएट हो जाएगी, तो इसी को डीप्यूरिनेशन कहते हैं। फिर डीप्रिमिडेशन होता है, लॉस ऑफ प्रिमिडीन बेस। जब प्रिमिडीन बेस रिमूव हो जाएगा तो उसको प्रिमिडिनेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए प्रिमिडिनिक साइट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ आता है आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल्स की वजह से जो होता है। एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लाइक O- होता है ना, जो सुपर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सी रेडिकल्स कैन काज ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ डीएनए। जो ये सुपर ऑक्साइड के रेडिकल्स बनते हैं, फ्री ऑक्सीजन स्पीसीज, ये भी डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका स्लिप्ड स्ट्रैंड मिसपेयरिंग। जैसे स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन वो स्लिप हो जाएं और एक लूप टाइप का बीच में बना लें, ठीक है, तो उसके थ्रू भी म्यूटेशन हो सकता है। कैन काज म्यूटेशन ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा आपको स्लाइड में देखना पड़ेगा। 5th नंबर पे लिखा कैन काज म्यूटेशन ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन। ये प्रोसेस स्लिप्ड स्ट्रैंड मिसपेयरिंग की डीएनए रिप्लिकेशन के टाइम पर होती है, क्योंकि उसी टाइम पर दोनों अलग होकर के फिर से नया स्ट्रैंड बन रहा है ना, तो चांसेस है कि मिसपेयर हो जाए, स्लिप हो जाए। लास्ट है आपका ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ट्यूटोमर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट रेडिली इंटर कन्वर्ट। ये आइसोमर होते हैं, बेसिकली नाइट्रोजनस बेस ही होते हैं, जो आइसोमर होते हैं। आपको पता होगा इसमें हाइड्रोजन स्पीसीज होते हैं नाइट्रोजनस बेस में, और उनके चेंजेस से आइसोमर फॉर्म होकर के जो है रेडिली इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं आइसोमर फॉर्म में, तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है, तो उसको ट्यूटोमेरिज्म कहते हैं म्यूटेशन को। और जो इंटर कन्वर्ट होते हैं आइसोमर, उनको ट्यूटोमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्पॉन्टेनियस जो भी म्यूटाजन है उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो इंड्यूस्ड म्यूटाजन है, जो एक्सटर्नल म्यूटाजन है, उनको डिस्कस करेंगे।
इंड्यूस म्यूटाजन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो आपका फिजिकल है और दूसरा म्यूटाजन केमिकल हो सकता है। अगर फिजिकल की बात करें तो आयनाइजिंग होता है, एक्सरे क्रोमोसोम ब्रेक कर देगा। आपको पता होगा एक्सरे काफ़ी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्रोमोसोम को पूरी तरह से ब्रेक कर देगा। एक्सरे आप जब जाते हैं, कोई पेशेंट जाता है तो एक्सरे कराता है तो काफ़ी कम टाइम, मिली सेकेंड से भी कम टाइम के लिए एक्सरे होता है। थोड़ा भी ज़्यादा एक्सपोजर अगर मिल गया तो क्रोमोसोम पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि एक्सरे के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। आप देख भी सकते हैं, आप एक्सरे आया उसने पूरी तरह से इसको डीएनए को आयनाइज कर दिया, मतलब अलग अलग फ्रैगमेंटेड कर दिया। उसके बाद सेल जो कि ग्रोथ करेगी और उसमें रेगुलेशन वगैरह होगा नहीं, प्रोटीन बनेगी नहीं और कुछ सबको रैंडमली चलने लगेगा और ट्यूमर कॉज कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली कैंसर को लीड करेगा। दूसरा आपका नॉन आयोनाइजिंग है, उसमें यूवी रेज वगैरह आ जाती हैं, जिनके पास एनर्जी एक्सरे से थोड़ा कम होता है तो आयन फॉर्म नहीं कर पाती वो मेटल का, तो थायमिन डाइमर इनकी वजह से हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम दिया होगा मैंने, जैसे एक स्ट्रैंड है, यहाँ पर यूवी फोटान आया और थायमिन का यहाँ पर देखिए आफ्टर में आप डाइमर बन गया। मेक श्योर ये जो डाइमर बनता है वो इंट्रा स्ट्रैंड बनता है, मतलब एक ही स्ट्रैंड के थायमिन के साथ बनता है। तो यहाँ तक हमने फिजिकल म्यूटेशन को पढ़ लिया है। अब हम केमिकल म्यूटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने फिजिकल म्यूटेशंस को पढ़ लिया है, अब हम केमिकल म्यूटेशंस की बात करते हैं। केमिकल म्यूटेशंस में आपका एक बेस एनालॉग आता है। बेस एनालॉग मतलब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में, उसके सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं, मतलब जहाँ भी जो स्टैंडर्ड बेस लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करके ये खुद को इंसर्ट करा लेंगे। अब बेस एनालॉग जो है ये एटीजीसी ट्रांजिशन कराते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो 5 ब्रोमो यूरासिल, ये थायमीन का एनालॉग होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा 5 अमाइनो प्यूरिन, ये एडेनिन का एनालॉग होता है। इसके बाद आता है बेस मॉडिफायर, जो बेस डीएनए में होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफाई करेंगे तो एक तो एटीजीसी ट्रांजिशन करेंगे। एटीजीसी ट्रांजिशन में आता है आपका ईएमएस, एथाइल मैथेन सल्फोनेट, जो एक एल्किलाइटिंग एजेंट है। दूसरा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है जो डीएमिनेट करता है नाइट्रोजनस बेस को। दूसरा आपका जीसी एटी ट्रांजिशन आता है जो कि मेथाइल मैथेन सल्फोनेट होता है, ये भी एल्किलाइटिक एजेंट है। और एक आता है हाइड्रोक्सिल अमीन, ये मिसलेनियस है, मतलब ये एटीजीसी ट्रांजिशन वगैरह, और मतलब इसके फंक्शन जो है ना ओवरऑल मिसलेनियस है, कुछ कंफर्म नहीं है स्पेसिफिक, जैसा कि नहीं कह सकते हम इसमें। लास्ट आता है आपका इंटरकैलेटिंग एजेंट। इंटरकैलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये डीएनए में इंटरकैलेट कर जाते हैं, जो माइनर ग्रुप होते हैं डीएनए में उसमें इंसर्ट हो जाते हैं, जैसे ईटीबीआर हो गया आपका, प्रोफ्लेविन हो गया और एक्रिडिन ऑरेंज हो गया। और भी होते हैं लेकिन हमने यहाँ पर जो मेजर हैं उनको मेंशन कर रखा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से कंपाइल करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा म्यूटेशन का, उसके बाद से हमने जो प्रोडक्ट के बेसिस पे टाइप्स हैं डिफरेंट वो पढ़े, जैसे साइलेंट, नॉनसेंस, मिससेंस और न्यूट्रल। उसके बाद हमने म्यूटाजेंस पढ़े। म्यूटाजेंस में हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेंस पढ़े और इंड्यूस्ड पढ़े। स्पॉन्टेनियस की बात करें तो हमने रेप्लिकेशन एरर के थ्रू जो म्यूटेशन होता है उसको पढ़ा, और स्पॉन्टेनियस लेजेंस के थ्रू होता है उसको पढ़ा। इंड्यूस्ड में हमने केमिकल और फिजिकल पढ़ा है। केमिकल में हमने जैसे बेस एनालॉग, बेस मॉडिफायर, इंटरकैलेटिंग एजेंट वगैरह को पढ़ा। इसके अलावा भी म्यूटेशन जो हमने अभी मतलब भी पढ़ा है, म्यूटेशन ये डीएनए लेवल पे हो रहा है, जीन लेवल पे हो रहा है, डीएनए में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो म्यूटेशन है वो आपका क्रोमोसोम्स में भी होता है, जैसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ भी अल्ट्रेशन हो गया या फिर नंबर में हो गया, जैसे आपने सुना होगा डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, इस टाइप से। और प्लॉइडी भी चेंज होती है जब नंबर में होता है, एन प्लॉइडी, यू प्लॉइडी वगैरह, वो सारा कुछ हम
फिर कभी डिस्कस करेंगे। बाकी हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है म्यूटेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।